सुबह सुबह सभी मंदिरों में पूजा आराधना हो रही थी। सुबह का टाइम था। मैंने अपना बैग लिया और बस स्टॉप की तरफ निकल गई। मुझे अपने एकेडमी जाना था, इसलिए मैं वहां जाकर इंतज़ार कर रही थी। बस स्टॉप पर वहां एक पेड़ था। उस पेड़ के छाया में मैं बस का इंतज़ार करने लगी कि अचानक दो लोगों पर मेरी नज़र पड़ी। एक दूसरे को हल्के फुल्के धक्के देते हुए आगे चल निकले। मेरी नज़रों को इन दोनों से हटाना था कि अचानक रिक्शा पहुंच गया और मैं रिक्शे में सवार होकर उन दोनों के बारे में सोच रही थी कि ऐसे किस्से तो रोज़ देखने को मिलते हैं। मगर मेरी सोच उनकी तरफ जाने की एक वजह थी, क्योंकि वह दो लोगों में से एक लड़का और एक हिजड़ा लड़का थी। रिक्शे में बैठे 1 मिनट भी नहीं हुआ कि वही लोग सामने खड़े रिक्शे का इंतज़ार में थे और एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। दोनों को देखकर मैं समझ गई कि कोई समस्या जरूर चल रही है। लेकिन वह लड़के को रिक्शे के पीछे वाली सीट पर जगह नहीं मिली तो मजबूरन वह ड्राइवर के साथ बैठ गया और हिजड़ा लड़की मेरे साथ बैठ गई। मैं बहुत गौर से दोनों को देख रही थी। हिजड़ा लड़की बेचारी के हाथ पर चोट लगी हुई थी। चोट ताज़ा थी। आज का जख्म है, आज का नहीं बल्कि अभी का है। लड़का बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देख रहा था। वह काफ़ी गुस्से में था, मगर लोगों के सामने कुछ नहीं कह सकता, बल्कि कुछ बोल भी नहीं सकता। बस वह 2-3 मिनट के बाद हिजड़ा लड़के के मोबाइल पर कॉल आई। पर्स से मोबाइल निकाल कर धीरे में कुछ शब्द बोलने के बाद फ़ोन काटते हुए एक शब्द बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक तो मैं उन दोनों की लड़ाई से हैरान थी और दूसरा उससे ज़्यादा हैरान तब हुई जब हिजड़ा लड़की ने गाली के शब्द निकाले। मैं समझ गई कि मैं भी एक हिजड़ा हूँ, मगर वह बात नहीं कर रही थी। शायद मुझे भी जमाने की इन बदबूदार करैक्टर वाले लोगों जैसा समझ रही थी कि जिनके हाथों से वह लालच टपक रही थी। मगर उसने तो वह बात की, मगर मैं बात करने की कोशिश कर रही थी उस हिजड़ा लड़की से, और बदकिस्मती से मैं खुद भी एक हिजड़ा थी। मुझे पता था कि ये जमाने वाले हिजड़ा को कितनी घटिया निगाहों से देखते हैं और इनकी गालियों के नीचे दिन गुजारना पड़ता है। मगर हम दोनों के एक दूसरे की पहचान की। उसके बाद मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा बताइए, आप उस लड़के के साथ क्यों झगड़ा कर रही थी? कहने लगी, क्या बताऊं, लंबी स्टोरी है। जब उसने ये बात कही, लंबी स्टोरी है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने फिर उससे पूछने की कोशिश करने लगी। सबसे पहले मेरी बदकिस्मती ये कि मैं एक हिजड़ा पैदा हुई, और उसके बाद दूसरी बदकिस्मती कि मैं ऐसे मोहल्ले में पैदाइश हुई जहां मुझे मुश्किल से कुछ ही लोग इंसान समझते, और तीसरी बदकिस्मती कि मुझे बचपन से ही बेघर किया गया। अच्छा क्यों? आखिर क्यों तुम्हें बेघर किया गया? वजह क्या है? कहने लगी, वजह यह है कि मैं एक हिजड़ा हूँ और हिजड़ों को तब घर में रहने की जगह देते हैं जब उन्हें इंसान समझेंगे। अब तक तो हमें कोई इंसान ही नहीं समझता, तो घर में क्या रहने देंगे? मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है घर में मेरी किसी के सामने इज्जत नहीं थी। मेरे सारे बहन भाई मुझसे अलग अलग थे और जो भी चाहते वह मेरे साथ कर सकते थे, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों को कुछ बोल सकूं। तो मोहल्ले वाले लोगों की आवाज़ें मेरे कानों तक बहुत गंदी तरह से आती थी। देखो वह जा रही है, गालियों के शब्द निकलते थे मेरे कानों को चीरते हुए। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। उस आवाज़ से मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। यूं ही वक्त गुजरता रहा तो सब मुझसे तंग और परेशान हो गए, और एक दिन सब ने राय करके मुझे घसीट कर घर से निकाल दिया। सुबह 8 बजने को थे जब मुझे घर से निकाला गया। एक तो माँ जैसे नाम से मेरे ऊपर साया उठ गया था, क्योंकि मेरी माँ पैदा करके इस दुनिया से चल बसी थी और पापा बाहर विदेश में चले गए थे। जब मैं घर से निकाली गई तो मेरे हाथों में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े दिए गए। ना मेरी आवाज़ निकली और ना ही मेरी चीज़ें मेरे काम आई। मुझे दिल से सबसे ज़्यादा एक चीज़ की अफसोस हो रही थी कि मेरी माँ इस दुनिया में होती तो मुझे बेघर कभी नहीं होने देती। आंखों में आंसू के समुंदर बह रहे थे। पन्ने में 2 जोड़ी कपड़े हाथों में लिए मोहल्ले से निकल आई। मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके साथ रहूं। लेकिन उस वक्त तो मैं मोहल्ले से निकल गई थी, मगर मुझे आना ज़रूर यहीं पर था। घर में थोड़ी ही दूर पर एक मार्केट था। मैं मार्केट में चली गई। वहाँ मोहल्ले में का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को बढ़ाते हुए पहुंची। अंकल नमस्ते। लता तुम कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। कहाँ से आ रही हो? अंकल ने सवाल किया और मैंने अपना सारा किस्सा सुना दिया। अंकल बहुत अफसोस में उठकर गए। वहाँ से अंकल जी
कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो। मैं यूं गया और यूं आया। 5 मिनट बाद जब अंकल वापस आ रहे थे तो दोनों हाथों में 2 गिलास लेकर आ रहे थे, अपने लिए सेब और मेरे लिए अनार का जूस। दोनों गिलास टेबल पर रखते हुए कहने लगे, आपके लिए एक अच्छा राय है मेरे पास। जी अंकल जी, मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा तो बेटी, अगर तुम्हें घर से निकाली गई हो तो तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। गली नंबर 5 में एक मकान खाली है। वह 2 कमरे और रसोई और बाथरूम वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। बिजली, गैस, पानी, सब चीज़ें, आपके सारी सुविधाएं वहाँ पर मिल जाएंगी। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। वह कुछ कहने वाली थी कि रिक्शा वाला बरस पड़ा कि हम अपने स्टॉप पर पहुँच गए हैं, तुम दोनों उतरोगी या नहीं? हम दोनों रिक्शे से उतर गए। मैंने उसे किराया देने से मना किया। मैं खुद किराया दी। अभी हम बस स्टॉप के नीचे दोनों खड़े थे, एक दूसरे के मुंह तक रहे थे। मैंने बातें करना शुरू की कि तुम कहाँ जा रही हो? अभी मैं जा रही हूँ किसी दोस्त से मिलने, वहाँ कुछ काम निपटाने हैं। अच्छा तो एक काम करो, मेरे साथ आओ। रेलवे स्टेशन के पास एक होटल है, वहाँ चाय पीते हैं। वहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है और चाय पीते पीते मैं तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनना चाहूँगी। पर मैं हैरान हूँ, तुम इस ज़माने में होते हुए भी किस हिजड़े के साथ बैठने को अच्छा समझती हो। जी हाँ, मैं अच्छा समझती हूँ, अगर तुम्हें पसंद आए तो। बताइए वह मकान का क्या हुआ जिसके बारे में अंकल ने आपको बताया? दीदी, वह अंकल ने इंसानियत के नाते मकान मुझे दे दी। अच्छा, फ्री में नहीं। उसने कहा ये पहला महीना है, फ्री गुजार लो और अगले महीने में कोई काम धंधा करके मुझे दे देना 1000 रुपये किराया। मैं राज़ी हो गई और मकान की चाबी मांगी। अंकल गिलास से आखिरी घूंट लेने के बाद जेब से एक छोटा सा रुमाल निकाल कर मुँह साफ करते हुए कहने लगे, तुम तब तक इधर ही रहो जब तक मैं घर से चाबी लेकर आऊँ, ठीक है? अंकल, मैं इधर ही हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी कि एक बहुत छोटा बच्चा था, भीख मांगने आया। उसने भगवान का नाम लेकर हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे उस पर तरस आ गया कि कोई हाथ अगर किसी की तरफ बढ़ाता है तो कई उम्मीदों के साथ बढ़ाता है, और अगर कोई हाथ भगवान का नाम लेकर बढ़ाए तो उसे कभी खाली मत लौटाओ। मैंने अपने पर्स से 5 रुपये का सिक्का लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और मैं कहने लगी, बस मेरे लिए तू भगवान से प्रार्थना कर कि मैं सारी मुश्किलों से दूर हो जाऊं, वह काम हो जाए। कहने लगा, ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे यकीन है मेरा भगवान किसी को मुश्किल में नहीं छोड़ता, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता आसान कर देगा। उस छोटे बच्चे की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कि यह भी जुल्म का सताया हुआ है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अंकल पहुंच गए और साथ में घर की चाबी भी लेकर आए। तुम चलो बच्ची, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। घर की सफाई करना है क्योंकि मैं पूरे 1 साल से घर की तरफ नहीं गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ होगा। मैं मदद करने में तुम्हारी मदद कर दूँगा। अंकल आए। गली नंबर 5 है और अंकल ने मकान खोल दिया। अंकल ने मकान की सफाई की और 1000 रुपये का नोट मुझे पकड़ा कर निकल गए और कहने लगे, अगर कोई दरवाजे पर आए तो तब तक दरवाजे को मत खोलना जब तक कि वह अपने बारे में ना बताए, ठीक है? अंकल, भगवान आपको खुश रखे। दोपहर का खाना खाने के लिए पास के होटल पर रोटियां, थोड़ा सा सब्जी खाने के बाद एक दिमाग में बात चल रही थी, मैं लोगों के सामने झोली फैलाऊंगी और लोगों से भीख मांगूंगी। ये फ़ैसला मैंने तब किया जब मुझे सब कामों से नाउम्मीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ वो लोग जॉब कर सकते हैं जिन लोगों का अच्छा खासा पहचान हो। मेरी बदकिस्मती से भी पीछे थी। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मुझ जैसे हज़ारों लोग मेरे जैसे हैं, और वहाँ 3-4 जगह पर कंपनियों में भी जॉब के लिए ट्राई की मगर नहीं मिल सका। खाना खाने के बाद घर का ताला लगाकर मार्केट चली गई। मार्केट से एक मेकअप का डब्बा लिया और घर आकर मेकअप किया और दूसरे शहर में झोली फैलानी शुरू की। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मैंने लोगों के सामने झोली फैलाना शुरू कर दी। दूसरे शहर में जाने की वजह यह थी कि वहाँ पर मुझे कोई ना पहचान सके मैं कौन हूँ। जब मैंने लोगों के सामने झोली फैलाई तो कुछ लोग 5 रुपये के सिक्के हाथ पर रखकर दुआएं देने लगे। मैं भीख मांगती तो कुछ लोग नोट रखकर चुप करके चल देते। कहीं कुछ लोग नशे भरी निगाहों से मुझे नोच लेते तो कुछ लोग कुछ सिक्के के बदले मेरे जिस्म को नोचना चाहते थे। यूं ही सूरज डूबता गया। मैं भीख मांगते मांगते घर से करीब आ पहुंची। बहुत प्यास लगी थी। मुझे वहां सड़क के किनारे एक गन्ने का रस बेचने वाले दिखा।
उससे एक गिलास रस लेकर पिया। जब गिलास रखी तो अचानक उस बच्चे पर नज़र पड़ी। दिल ने चाहा उस लड़के से उसके बारे में सुनूं। यहाँ वो बच्चे, वही भीख मांगने वाला था जिससे पहले भी एक दफ़ा मिल चुकी थी। जी दीदी, क्या मुझे गन्ने का रस पिला रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले बताओ मुझे, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम्हें किसने भीख मांगने भेजा है? दीदी, आप मुझे गन्ने का रस पिलाओगी तो मैं बताता हूँ, वरना नहीं बताऊँगा। भाई हाँ, क्यों नहीं। दीदी, मेरे माँ बाप स्वर्ग सुधार गए हैं और मैं अपने चाचा के घर में रहता हूँ। चाचा मुझे कहते हैं खाना बाहर खाया करो, घर में सिर्फ सोने के लिए आया करो, तो मैं इसलिए भीख मांगने आता हूँ। अच्छा, तो ये माजरा है। हाँ, तो एक काम करो, आज से मेरे साथ रहो, ठीक है? तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है? दीदी, मैं बिल्कुल आपके साथ रहूँगा। अच्छा, क्या तुम्हारे चाचू तुम्हें नहीं ढूंढ लेंगे? नहीं नहीं दीदी, मैं एक हफ्ते से सड़क के किनारे भटक रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई पूछने तक नहीं आया। बस वह पहले इंसान हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो। फिर ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, अपना नाम बताओ। जी दीदी, मेरा नाम सुनील है। आपका? जी, मेरा नाम लता। वह लड़का मेरे साथ रहने लगा। मैंने उसे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। मैं उसके कामयाब आदमी बन के देखना चाहती थी, मगर बदकिस्मती 7 क्लास पढ़कर वह स्कूल छोड़ दिया और उसने उसके बाद 2 साल मेरी नज़रों से गायब हो गया। फिर 2 साल बाद जब वापस आया तो मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं कि वह कहाँ गया था, क्या कर रहा था। जब वापस आया तो नशे में डूबा था। जब भी उसे पैसे देती वो नशे में खर्च कर देता और मेरे साथ रोज़ाना लड़ता रहता, और आज भी मुझे बीच सड़क पर लोगों के सामने घसीटता है। पैसे के लिए आज मैं बहुत परेशान हूँ। अगर सिर्फ पैसे मांगता तो मैं उसके लिए कहीं से भी पैसे लेकर आती, मगर बदकिस्मती से वह भी कह रहा है कि तुम हिजड़ा हो और यह घर मेरा है, तुम इस घर से निकल जाओ। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे उस हिजड़े लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। आज भी हमारा समाज हिजड़े लोगों को हीन दृष्टि से देखता है। मैंने उस हिजड़े लड़की को अलविदा किया और वहाँ से अपने घर चली गई। अगले दिन जब मैं अखबार खरीदने अखबार वाले के पास गई तो वह सब न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर सुर्खियों में कुछ लिखा था कि दूसरी दफ़ा घर से निकालने पर हिजड़ा ने खुदकुशी कर ली। यह भी भगवान के दिए हुए ही इंसान होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।